सेबी की कल बोर्ड बैठक हुई, उसमें कुछ डिसीजन लिए गए। देखिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जिसका मार्केट उम्मीद कर रहा था कि वीकली एक्सपायरी खत्म होगी नहीं होगी, उस पर तो भी कंसल्टेशन पेपर आ जाएगा। लेकिन ये कुछ एक जो नियम है वो एक बार मैं बोलूंगा अमित जी जरा इसको दिखाते रहें, पहले इतनी फास्ट स्पीड नहीं है, हमारे दर्शक भी सुन सके और मैं भी पढ़ सकूं फटाफट से। आईपीओ के नियम आसान हो गए। आईपीओ लाने वाली बड़ी कंपनियों को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एमपीएस के जरिए 10 साल का वक्त है। 50,000 से 1 लाख करोड़ की कैप वाली कंपनियों को आईपीओ के बाद 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए 5 साल का वक्त मिलेगा। पहले 3 साल का मिलता था, अब ये 5 साल का मिलेगा। वहीं अब आगे की कार्रवाई कर सकते हैं आप पीसीआर टीम। उसके आगे अगर हम देखें तो जो कंपनियों की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ के बीच में है, वो 6,250 करोड़ रुपए का मिनिमम आईपीओ ला सकती हैं, यानी कि करीब करीब अपनी इक्विटी का 2.75% ऑफ द पोस्ट इश्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन। और जिन कंपनियों की मार्केट कैप एक्सपेक्टेड मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के पार होगी, वो अपना जो आईपीओ साइज है वो 15,000 करोड़ का ला सकती हैं। दैट मीन्स कि करीब करीब एक और 1%। तो उसमें सेबी हैज कॉल्ड फॉर ए मिनिमम पब्लिक ऑफर साइज ऑफ 50,000 करोड़ और 1%। तो ये कुछ एक नियम है जो कि लाए जा रहे हैं। अब इसमें प्रदीप भाई 2-3 कंपनियां हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये नियम तो आम आदमी समझे या नहीं समझे, लेकिन उनको ये शेयर समझने बहुत जरूरी है। एक आ रहा है टाटा कैपिटल का आईपीओ, जो कि उम्मीद है कि शायद इस मंथ के एंड पर आ जाएगा। उसकी एक्सपेक्टेड मार्केट कैप करीब 1.5 लाख करोड़ है। ठीक है, तो अब क्या है कि 1 से 5 लाख करोड़ वाले जो मार्केट कैप वाले जो शेयर हैं, इन पर सेबी ने कहा कि भाई आप 6,250 तक का मिनिमम 6,250 करोड़ रुपए तक का मिनिमम आईपीओ ला सकते हो, और इसमें भी आपको टाइम रियायत दे दी जाएगी। जो 25% मिनिमम प्रमोटर को अपना स्टेक डाइल्यूट करना होता है, उसमें टाइम लिमिट आपको दे दी जाएगी। आप मुझे बताओ कि टाटा कैपिटल में कुछ स्टेक है टाटा इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, तो टाटा इन्वेस्टमेंट का जरा पैटर्न बताओ, क्योंकि टाटा कैपिटल पर को फायदा मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, एज एन प्रमोटर उनको फायदा मिलेगा, लेकिन उससे निवेशित जुड़ी कंपनियों को कितना फायदा मिलेगा वो। दूसरा, रिलायंस जियो का जो आईपीओ आ रहा है, जो जियो प्लेटफॉर्म के नाम से आईपीओ आना, उसकी एक्सपेक्टेड मार्केट कैप 5 लाख करोड़ है मिनिमम। उसकी कोई वैल्यूएशन 7-8 लाख करोड़ लगा रहा है, कोई 12 लाख करोड़ भी लगा रहा है जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन। अब आप समझो कि 12 लाख करोड़ का अगर कंपनी लिस्ट होती है, तो उसमें अगर आईपीओ कंपनी लाती है 1%, 2%, तो बहुत बड़ा आईपीओ हो जाएगा, जो कि मार्केट शायद संभाल नहीं पाएगा। तो इसीलिए सेबी ने ये नियम आसान किए हैं। रिलायंस और टाटा इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के चार्ट देखकर बताओ मंडे के लिए किस पे खेलें। देखिए ऑलमोस्ट टाटा इन्वेस्टमेंट अभी 6,877 के आसपास का क्लोजिंग आया है, एंड लगातार लास्ट ऑलमोस्ट हो गया अगस्त 24 एक साल से ऑलमोस्ट 7,000 का जो जोन है ना, इसके ऊपर क्रॉस करके वीकली बेसिस पे सस्टेन नहीं हो रहा है। एक नीचे से पैराबोलिक पैटर्न बिल्ड हुआ है, एंड 6,800 6,900 के अराउंड बहुत एक क्लोजिंग जो है हुआ है। सो डेफिनेटली एक बार देखा जाए तो 7,000 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बोलूंगा एक बार जिनके पास पोजीशन है अब बने रहिए। नो डाउट एक अच्छा खासा सपोर्ट है स्टॉक में 6,250 के आसपास, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करना। फ्रेश बाय करना है थोड़ा महंगा मैं खरीदना पसंद करूंगा, 7,200 इसके ऊपर मुझे अगर प्राइस मिलता है तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट पॉसिबल होगा, एंड इसमें आप तब बाय करेंगे तो थोड़ा नेक्स्ट जो इसका ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट 9,000 के ऊपर, वो आपको देखने को मिल सकता है। और रिलायंस इंडस्ट्री, राइट जी, रिलायंस में मुझे वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है, कहीं ना कहीं 1395 से लेके 137060 मैंने बार बार रिकमेंड किया है। मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री का टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट अभी के हिसाब से 1520 के आसपास। तो 1520 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 1520 के बाद अगर सस्टेन होता है फिर आपको ऑल टाइम हाई अगेन लाइफ टाइम हाई आपको आते हुए दिखेंगे। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि एक बार आप करेंट जोन से बाय करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना चाहिए, 1325 विल बी योर स्टॉप लॉस, और 1520 1550 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक। ठीक है।
तो ये दो शेयर आपको प्रदीप भाई ने बताए कि इन शेयरों पर क्या कुछ इम्पैक्ट होने वाला है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर करीब करीब कंपनी की मार्केट कैप 18 लाख करोड़ है, 12 लाख करोड़ अगर जियो प्लेटफॉर्म की मार्केट कैप बनती है, फिर रिलायंस रिटेल की मार्केट कैप वो भी करीब अच्छी खासी बनने वाली है, क्योंकि उसका भी डिमर्जर होना ही है एक पॉइंट के बाद। फिर ऑयल एंड गैस बिजनेस, फिर इनकी जो गीगा फैक्ट्री है उसका बिजनेस, प्लस जो इनके मीडिया वाले कारोबार हैं उनका बिजनेस। तो ये पांचों मिला के अगर इसको वैल्यू करा जाए तो इसकी वैल्यू कहीं ज्यादा बन रही है। अगर जियो प्लेटफॉर्म करीब 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप के हिसाब से लिस्ट हो जाता है, आप समझो अभी जो रिलायंस का शेयर है उसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू बनती है वो रिलायंस रिटेल के स्टेक की बनती है। मेरे पास वो अभी मैं वो वैल्यूएशन कहीं पर मेरे डेस्कटॉप पर खो गई है, वरना मैं आपके साथ शेयर जरूर करता। तो वो रिलायंस रिटेल, फिर रिलायंस जियो, ऑयल एंड गैस, इस तरह से इनके बिजनेसेस हैं जिनकी वैल्यू बन रही है। तो सबसे ज्यादा रिटेल की अराउंड आई थिंक जो पूरा शेयर है 1300-1400 रुपए का, उसमें करीब 600 रुपए की वैल्यू रिलायंस रिटेल की है, 550 से 550 रुपए तक की वैल्यू आई थिंक जियो प्लेटफॉर्म की है। उसके बाद फिर ऑयल एंड गैस, मीडिया और अन्य बिजनेसेस आते हैं। प्रदीप भाई, एक चीज और, जो हम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर बात कर रहे थे, 83.6% स्टेक इसमें भी प्रमोटर का है। देखिए, अभी लिस्ट हुआ था हाल फिलहाल में ही। अब इसमें भी प्रॉब्लम यही आ रही है कि ये चल इसीलिए नहीं रहा था कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है 83.6% है। इसकी मार्केट कैप है 66,000 करोड़। अगर सेबी में अभी मैंने कंसल्टेशन पे ये जो पूरा प्रस्ताव है इसको जारी हो, अभी तो इसमें 3 महीने इंप्लीमेंटेशन में लग जाएंगे। इंप्लीमेंटेशन के बाद जेएसडब्ल्यू इंफ्रा से शायद ये हैंगओवर हट जाए कि भाई आपको टाइम मिल जाएगा, प्रमोटर स्टेक अपना अच्छी वैल्यू पर आप डाइल्यूट करना चाहोगे ना, प्रमोटर हो तो आप अच्छी वैल्यू पर डाइल्यूट करना चाहोगे, आप जल्दबाजी में नीची वैल्यू पर क्यों करोगे। तो आप मुझे बताओ कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के चलने के कितने अच्छे चांस हो जाएंगे। बहुत ही हाई पॉसिबिलिटीज है। एंड मैं तो यही मानता हूँ कि आपने 2 स्टॉक बताया था मुझे, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और कोई स्टॉक बताया था। मैंने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को इसलिए चूज किया क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। लास्ट वीक भी हमने देखा था 9 सितंबर के आसपास स्टॉक 300 के आसपास था, उससे पहले हमने देखा कि 295 के आसपास था। तो जिस तरीके से मोमेंटम बिल्डअप यहाँ पे हो रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक चलने का पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। बहुत जल्दी आपको 340 350 आते हुए दिखेंगे। एक बात 350 को क्रॉस करके अगर होल्ड कर पाता है और भी आपको हायर प्राइस देखने को मिल सकता है, लेकिन अगेन वही एक स्टॉप लॉस जरूर आपको मेंटेन करना है, क्योंकि मार्केट है कब किस तरफ चल बसे किसी को नहीं पता। एक आपको 29 अभी के लिए मुझे लगता है कि 315 है, 296 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, एक बार ऑल टाइम हाई लगा सकता है स्टॉक। प्रदीप भाई, एक चीज और, देखिए अब सेबी थोड़ा सा एक्टिव तो हो गई है। आप देख रहे होंगे कि एफआईज का डेटा थोड़ा खराब ही रहता है आजकल, हमारे एफआईज हमसे रूठे हुए हैं। लेकिन अब सेबी कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रही है जो कि और अच्छी चीज होंगी एफआईज के लिए, एफपीआईज के लिए नियम आसान कर रही है। बढ़ती तादाद उनकी रजिस्ट्रेशन के पॉइंट पर आ रही है। पहले ये एफपीआई वाली प्लेट चला दीजिए, म्यूचुअल फंड्स पर बाद में आएंगे। 12,000 करोड़ के पार विदेशी निवेशकों की तादाद पहुंच चुकी है और एक साल में 1500 नए इन्वेस्टर हमें कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हर महीने करीब 100 नए एफपीआई हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए घूम रहे हैं। और अगर हम देखें तो पिछले एक साल से विदेशी इन्वेस्टर हमारे यहाँ से पैसा भी निकाल रहे हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन करा के निकालना, पहले तो डालेंगे फिर ही निकालेंगे पैसा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये अभी तक इन्वेस्टर आ रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं, यानी कि पुराने वाले निकाल रहे, नए एफआईज आ रहे हैं, कहीं यही हम मान सकते हैं। चलिए, अब 12 सितंबर तक एफआईज का जो आउटफ्लो है इस साल अभी तक करीब 1.5 लाख करोड़ का हो चुका है, 1.41 लाख करोड़ का। प्रदीप भाई, ये बताएं कि अगर एफआईज को जिस तरह की सहूलियत देने की कोशिश कर रही है सेबी मिल जाती है, तो ये जो ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स हैं, क्योंकि मार्केट चलेगा, अगर एफआईज आ गए तो मार्केट चलेगा। सबसे पहले इनकम ब्रोकरेज हाउसेस की बढ़ेगी, बाद में किसी की मार्केट कैप बढ़ती रहे, उनकी मार्केट कैप जरूर बढ़ जाएगी। तो बताएं जरा कोई अच्छा सा ब्रोकिंग स्टॉक जिसमें दाव लगाया जा सके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब 2016-17 का मार्केट था उस जमाने में, आप देखेंगे एफआईआई अगर सेल करके जाता है इंडिया में
तो मार्केट में इतना हंगामा मच जाता है, अरे फॉरेन इंस्टीट्यूशन वालों ने सेल करके गया, मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट 6-8 महीना तो नहीं चलता था, अभी सीन है अलग। अब देखिए कितना टाइम से एफआईआई सेल कर रहा है, डीआई वालों का इतना सपोर्ट है। एज पर द एमफी डेटा मैं देख रहा था कि 26-27 हज़ार करोड़ के आसपास तो इंडिया में इनफ्लो कैश है डीआई वालों का। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इफेक्ट उतना ज्यादा हो नहीं रहा है। एक दिन थोड़ा बहुत बाइंग आया, फिर से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर से सेल करके गया एफआईआई। सो एफआईआई इसलिए नहीं आ रहे थे। मैं और संदीप जी एक शो कर रहा था इसी साल स्टार्टिंग में, तो संदीप जी ने मुझे पूछा कि प्रदीप जी बताओ आपको क्या लगता है कि एफआईआई क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने बताया मुझे तो सबसे बड़े जो प्रॉब्लम लगता है वो है टैक्सेशन और इतना ओवर रेगुलेशन। तो टैक्सेशन, ओवर रेगुलेशन, ये सब कुछ अगर नहीं कम होगा, सेवी अगर नहीं आएंगे, तो आई डोंट थिंक कि एफआईआई, मैं अगर एफआईआई होता मैं तो नहीं आता। हाँ मुझे दिख रहा है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी जो है G20, कहीं ना कहीं माहौल भी बदला है। पहले इंडिया का इमेज जहाँ पे था और आज का दिन में इंडिया का इमेज थोड़ा बदला है, बहुत थोड़ा नहीं बहुत बदला है। अभी देखिए इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री है जो है G20 के लिए इंडिया में आए थे। तो मेरा नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया का इमेज बदला है, तो एफआईआई लोगों को आना ही है। अब जब मैंने संदीप जी के साथ डिस्कशन किया, उससे 1-2 हफ्ता बाद ही समीर अरोड़ा जो फंड मैनेजर है उनका एक स्टेटमेंट आ गया, सेम स्टेटमेंट कि मैंने जो बताया था समीर अरोड़ा भी वही बता रहे। तो संदीप जी ने मुझे बताया, अरे प्रदीप जी आपने कुछ बात किया था क्या समीर अरोड़ा से? मैंने बोला मैंने तो किसी से बात नहीं किया। तो बोला लेकिन आपने जो बात किया सेम स्टेटमेंट 2 हफ्ता बाद समीर अरोड़ा जी ने दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी सेबी का जो एक्स चेयरमैन है वो चले गए, देन न्यू चेयरपर्सन है, इनका काम ही मेन है रेगुलेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड करना, ओवर रेगुलेशन को हटाना। इनफैक्ट एफआईआई के लिए नहीं, ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए भी सेम चीज है, और आरए जितना रिसर्च एनालिस्ट है, जितना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, उनके लिए भी सेम चीज कर रहे हैं लोग। थोड़ा जितना ओवर रेगुलेशन इनको लग रहा है वो थोड़ा हटा रहा है, और थोड़ा बहुत जो स्टैंडर्ड कर रहा है, लेकिन रेगुलेशन तो करना ही है क्योंकि कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तब से स्टार्ट हुआ था 2020 में। आपको पता है उस टाइम पे जब कोरोना क्रैश हो रहा था, एचडीएफसी बैंक 10% नीचे। मैंने मेरा जिंदगी में ऐसा नहीं दिखा था कि एचडीएफसी बैंक 10%, 13% एचडीएफसी बैंक नीचे। तो उस टाइम पे कुछ नहीं गया था, कुछ चाइनीज स्टेक खरीद रहा है, लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं इसीलिए उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस आया था एफआईआई एफपीआई लोगों के ऊपर, पहले भी था। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे 2 साल पहले किसी को आप बताएंगे कि मैं एचडीएफसी बैंक खरीदूंगा, वो बोलेंगे एचडीएफसी बैंक, वो हंसते थे। आज के डेट में सेम आप किसी को बोलोगे मैं आईआईटी में पैसा लगाऊंगा, टीसीएस में पैसा लगाऊंगा, वो लोग हंसेंगे लिटरली। अरे यार, और कुछ ना कुछ, मैंने तो जितने एनालिस्ट से बात किया है हर किसी ने मेरे को कुछ ना कुछ लॉजिक दिया है कि अरे यार आईटी का बिजनेस यूएस से आता है, इसका कैलकुलेशन उसका कैलकुलेशन। तो कहीं ना कहीं ये समझाया है नहीं चलेगा, लेकिन मैं पड़ गया इसका उल्टा। मुझे लगता है कि सब लोग बोल रहे हैं नहीं चलेगा, तो मुझे ही थोड़ा मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ इसमें। तो अपना सर वही है, थोड़ा बहुत वो एज में भी वो एक डिफरेंस है, जनरेशन भी अलग है, और आपको पता है जनरेशन अलग हो जाता है तो थोड़ा हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, अलग अलग टॉपिक अलग बिल्कुल 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 प्रदीप भाई। तो कहीं ना कहीं उसमें मेरे को लगा। तो मुझे लगता है कि सर एफआईआई अगर आता है इंडिया में, नो डाउट माय इंटरप्रिटेशन, लास्ट इंटरप्रिटेशन इज वेरी गुड, और रेगुलेशन एक बार हट जाता है वही लोग आएंगे और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मूव भी आने वाला है, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही होने वाला है। ठीक है, तो कोई शेयर एंजल वन, एडलवाइज, शेयर का नाम आपने बताया, मुझे लगता है शेयर में तो एंजल वन बहुत पिटा है रिसेंटली, तो एंजल वन के साथ ही मैं जाना चाहूंगा, एडलवाइस के साथ। एंजल वन का चार्ट मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक स्टॉक 1950 इसके नीचे जाने वाला है, अगर अभी भी ये बेस कंफर्मेशन नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार 2150 2000 आपको मैक्सिमम आते हुए दिख सकते हो आप, लेकिन एंजल वन आई डोंट थिंक इसके नीचे जाना चाहिए। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, जिनके पास है आप करेंट जोन से एंजल वन बाय भी करके जा सकते हो। लेकिन ये जो डिस्कशन हमने किया इसका इफेक्ट इमीडिएट लेवल पे नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम। तो एंजल वन जैसे स्टॉक्स मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ प्रदीप भाई, वो है जो वीकली एक्सपायरी को लेकर ये बात आ रही थी कि शायद इसको खत्म करने की बात है, और अभी भी वो मामला टला नहीं है। वीकली एक्सपायरी पर जो संकेत है
जल्द फैसला आएगा। एक व्यापक जो कंसल्टेशन पेपर सेबी उस पर काम कर रही है। स्टेक होल्डर से सलाह मशवरे के बाद ही ये कोई फैसला लिया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी के साथ ये प्रक्रिया को पूरा करेंगे, ऐसा सेबी चीफ ने कहा है। इसके बाद ही कुछ नए नियम आ पाएंगे। वीकली एक्सपायरी में 3 साल में लोगों ने करीब 1.8 लाख करोड़ गंवाए हैं, तो बीएससी के शेयर पर इसलिए नजर रखना थोड़ा लाजमी हो जाता है। प्रदीप भाई ये बताएं, ये अगर वीकली एक्सपायरी आ गई, अभी तो सबसे पहला डेंट तो लगेगा एक्सचेंजेस को, जिनका अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा था। मैंने शुरुआत में बात भी की थी कि 20 से 25% तक का कट अर्निंग में बीएससी की देखने के लिए मिल सकता है। एनएससी तो अच्छा है, अभी लिस्ट ही नहीं हुआ, वरना उसको भी डेंट पड़ जाता। दूसरा फिर डेंट आता है ब्रोकिंग हाउस को, जो कि इसी सेगमेंट में ज्यादा वीकली एक्सपायरी में F&O में ज्यादा अपना काम कर रही थी और अच्छे क्लाइंट्स उनके पास। अब मुझे पहले बीएससी पर बताएं, एक हमारे दर्शक पूछ भी रहे थे ना कि 25 लाख लगाना चाहते हैं, तो अभी कुछ तो गिर गया, खबर से गिर चुका है कुछ परसेंट तो इस वीक में ऑलरेडी। अब और चूंकि अब आएगी ही ये बात, कितनी व्यापक तरीके से आएगी वो अलग चीज है, जब आएगी कंसल्टेशन पेपर की डिटेल जब बताएंगे। लेकिन हम मान लेते हैं कि 20 से 25% का टोटल इंपैक्ट आना है बीएससी पर, तो अभी और कितनी गुंजाइश है इसके गिरने की? कहां पे कंफर्ट जोन आ जाएगा कि चलो खरीदने आप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बात सेबी चेयरपर्सन ने कल किया है, और ये थोड़ा कंटिन्यू होगा, इजीली इतना फर्स्ट जल्दी डिसीजन नहीं होने वाला, क्योंकि ओवरऑल जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज है, इनका वो दाल रोटी का सवाल है। क्योंकि आप देखेंगे सेबी का एक मोटिव अलग है, ब्रोकर हाउस का मोटिव अलग है। अब मैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हूं, मैं इसको बोलने में कुछ ऐसा मेरे को प्रॉब्लम भी नहीं है। सेबी का भी इनिशिएटिव यही है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कैसे करना है। सेबी ये देख रहा है कि भाई इन्वेस्टर्स हर वीकली ये जो एक्सपायरी हो रहा है, इसके चलते इन्वेस्टर्स लोगों को कितना ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और वो मैं देख रहा हूँ वो अपना अब देखेंगे लास्ट कुछ मंथ पे क्या हुआ है। एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन, स्पेशली लास्ट 1 घंटा, लास्ट आधा घंटा में मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी हो रहा है कि वो अपना 2-4 रुपए का कुछ कॉल पुट हो रहा है 200, और 200 वाला हो रहा है 0। तो हीरो जीरो गेम बहुत ज्यादा हो रहा है, और अल्टीमेट लोगों ने नुकसान ही किया है, रिटेलर्स वालों ने। एंड इसीलिए सेबी का एक इनिशिएटिव है। लेकिन मुझे इतना पता है, बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस से, बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो बहुत बिग नेम्स है इंडस्ट्री का, उनसे रिप्रेजेंटेशन अभी सेबी के पास गया है कि वीकली एक्सपायरी को बंद ना किया जाए, और इसके पीछे का लॉजिक अलग अलग इंटरप्रिटेशन। तो इसीलिए सेबी थोड़ा टाइम ले रहा है। अगर बात रहा अभी बीएससी का, तो मुझे लगता है कि सर थोड़ा और हमको वेट कर लेना चाहिए। इमीडिएट लेवल पे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक डाउनफॉल हमको देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से एक रेजिस्टेंस बनाया था 2030 2035 के आसपास, और अगेन हमने देखा 2030 से स्टॉक ऑलमोस्ट 3000 तक भागा, अगेन 3000 से गिरते 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 स्टॉक अभी 2200 के आसपास आ चुका है। एंड रिसेंटली एक जो डीप लगाया था ऑलमोस्ट 2080 2100 के आसपास, 2100 के आसपास। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बार बेस बनने का कोशिश यहाँ पे हो रहा है। मैक्सिमम आपने एक क्वेश्चन जो लास्ट में किया, व्हाट इज द कंफर्ट जोन, कंफर्ट लेवल कौन सा है, तो मुझे लगता है वो जोन है 2050 2100। इस जोन में आता है, आप एक बार बाई करके जा सकते हो, इसमें इशू नहीं है, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1800 के आसपास। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, 1800 से लेके 1850 इस रेंज पे एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक ए न्यूज अगर 3000 पे आया होता तो मैं एग्री करता कि चलो सर इसका इफेक्ट आपको 2000 तक दिखेंगे, लेकिन 3000 से स्टॉक ऑलरेडी आ गया है 2200 पे, ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और ये जो कंसल्टेशन पेपर है आने के बाद इमीडिएट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, देन इट विल टेक टाइम, इजीली नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि उसी चलते थोड़ा बहुत स्टॉक में बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा उससे पहले पहले। तो अगर वैल्यूएशन ही देखना है तो मुझे लगता है कि एक बार आपको 2100 2050 इसके रेंज पे एक बार तो आपको एक्युमुलेशन या तो फ्रेश बाई करके जाना है। और जिन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि 25 लाख डालना है, मैं बोलूंगा आपका पोजीशन साइजिंग एक बार देख के इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपके पास उतना कैपेसिटी है कि 25 लाख में डालूंगा और बीएससी नहीं चलेगा भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आप 25 लाख इन्वेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज एक बार आपका क्वांटिटी उतना हिसाब से आप देख लीजिए। जी सर। ठीक है। लास्ट चीज जो कि सेबी ने एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया है वो है कि जो म्यूचुअल फंड्स पर कैप है
जो म्यूचुअल फंड में अचानक से पैसा निकाल लेते हैं लोग, उसमें एक एग्जिट लोड लगता था जिसका की कैप था 5% का। अब उसको घटाकर 3% कर दिया। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी प्रदीप भाई कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स 1% के एग्जिट लोड को मेंटेन कर रहे थे। 3% का कैप कर दिया। कुछ कुछ स्कीम में हो सकता है कि 3% का अभी भी या 5% तक का वो कैप हो कि अगर आप जल्दी पैसा निकाल लेते हो तो आपको 5% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। हालांकि मुझे शायद ही कोई फंड याद हो जिसमें 5% अब एग्जिट लोड बचा हो, लेकिन उसको रिलैक्स करके 3% पर ला दिया। आप बताएं, ये जो एएमसी स्टॉक्स हैं, देखिए इससे एक चीज क्लियर होती है कि जो सेबी ने पुराने जो अपने पेपर्स रखे हुए हैं उनको चेंज करना चाहती है सेबी, ये इंटेंशन क्लियर हो रही है। और वो जो कड़े नियम थे उनको चेंज करना चाहती है, उनको रिलैक्स करना चाहती है। एएमसी स्टॉक्स के लिए कितना पॉजिटिव है सेबी की ये इंटेंशन पता लगना कि वो आपके साथ आसान नियमों पर आना चाहती है। एचडीएफसी एएमसी हो गया, यूटीआई एएमसी हो गया, नैम इंडिया हो गया, इन तीनों के जरा चार्ट देख के बता दीजिए कि क्या कुछ हो सकता है मंडे को। देखिए कहीं ना कहीं एएमसी स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है और मैं पॉजिटिव भी देख पा रहा हूँ चीज़ों को, तो ऐसा कोई नेगेटिव सेंटिमेंट मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। एचडीएफसी एएमसी एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी 5798 के आसपास का क्लोजिंग आया है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आपका अगर पोजीशन है तो आप होल्ड करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेश बाई भी आपको करना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखिए जितने भी एएमसी स्टॉक्स है, स्पेशली अगर मैं कुछ अदर्स कंपनी का भी बात करूंगा लाइक निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, देखेंगे इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 52,000 करोड़ के आसपास है। एचडीएफसी का थोड़ा ज्यादा है, 1,24,000 करोड़ के आसपास। सो एचडीएफसी एएमसी का अगर हम देखेंगे कि ओवरऑल टेक्निकल के आधार पे क्या हो रहा है, कितना रिटर्न दिया है, आप देखेंगे लास्ट 6 महीने में 53% चला, लास्ट 3 महीने में ऑलमोस्ट 15% चला, लास्ट 1 महीने में बहुत बढ़िया चला, ऑलमोस्ट लास्ट 1 महीने में तो 7% रिटर्न दिया। क्योंकि ये न्यूज आने से पहले पहले ही एक बार जो है ऑल स्टॉक है न्यू हाई लगाने के लिए रेडी हो रहा है। आप निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देखेंगे 6 महीने में 57% चला, लास्ट 3 महीने में भी ऑलमोस्ट 13% चला। सो कहीं ना कहीं मैं इसमें पॉजिटिव देख रहा हूँ और मैं अगर जाना चाहूंगा मैं एचडीएफसी एएमसी एंड निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जाना पसंद करूंगा। अभी चल रहा है 827 के आसपास। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार आपको 780 770 के आसपास एक जो है आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहिए इस काउंटर में। थोड़ा 2 से 4 क्वार्टर आप होल्ड करके जाइए, इसमें आपको और ज्यादा हायर प्राइस, इनफैक्ट लाइफ टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा। और एचडीएफसी एएमसी नो डाउट ऑल टाइम हाई में है, ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। रिसेंटली जब ब्रेकआउट आया था 4,400 के ऊपर, देन स्टॉक नॉन स्टॉप भाग रहा है। अभी मुझे लगता है कि सर थोड़ा 2-4 क्वार्टर टाइम देके जाते हो तो 7,500 8,000 भी पॉसिबल है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक चार्ट पैटर्न बनाया है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट। एक जियो फाइनेंस और रह गया क्योंकि ये ब्लैक रॉक के साथ जो अपना फंड पर काम कर रहे हैं और एक दो फंड के लॉन्च भी हुए और अभी आगे और बड़ी योजनाएं हैं। जियो फाइनेंस का चार्ट और देख लीजिए क्योंकि अक्सर हमारे जो निवेशक और दर्शक हैं ये जियो फाइनेंस में काफी इन्वेस्टेड है। ओके देखिए जियो फाइनेंस अभी 311 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली हमने देखा था कि 335 340 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जियो फाइनेंस का, स्टॉक नीचे आ गया लेकिन 300 के नीचे भी नहीं जा रहा है। इसी साल फरवरी मंथ पे हमने डिस्कशन किया था जियो फाइनेंस को, उस टाइम पे 215 210 से हमने रिकमेंड किया था। मेरा टारगेट था 300 और मेरा टारगेट था डबल भी हो सकता है, ऐसा मैंने ऑन रिकॉर्ड मैंने संदीप जी को स्टेटमेंट दिया है। हो गया 300, अभी 300 के आसपास स्टॉक रुकने वाला है क्योंकि ऑलरेडी जितने भी न्यूज था ऑलरेडी प्राइस के साथ डिस्काउंटेड है। हो सकता है कि एक बार आपको पैनिक करने के लिए फिर से अगेन 285 290 भी स्टॉक आ जाए, लेकिन ओवरऑल मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ। नेक्स्ट अगर 1.5 से 2 साल का बात किया जाए तो मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस में पॉजिटिव है। और विवेक सर जो आपने बताया कि सेबी का ये जो अभी एग्जिट लोड को लेके 3% 5% जो भी आपने बताया, कहीं ना कहीं सेबी का मोटिव ये भी है कि बहुत सारे लोग जो पैसा तो म्यूचुअल फंड पे डाल देते लेकिन वो वेट नहीं करते, वो बहुत पहले ही पैसा जो है विड्रॉल कर लेते। तो कहीं ना कहीं सेबी का मोटिव ये भी है कि इन्वेस्टर्स एक बार जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं
वो एटलीस्ट 3 से 4 साल 5 साल मार्केट में बना रहे। अगर वो मान लीजिए आज पैसा डाल के 6 महीने में पैसा विड्रॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट का लिक्विडिटी में थोड़ा बहुत इशू होता है। तो अगेन ये मुझे लगता है कि डोमेस्टिक जो चीज है ना, इसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है। अभी शॉर्ट टर्म में हमको लग रहा है कि अरे यार अभी मैं 1 साल में ये विड्रॉल कर लूंगा तो मेरे को इतना जो है एग्जिट लोड देना पड़ेगा, लेकिन इसका इफेक्ट जो है लॉन्ग टाइम में अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ है काउंटर्स। देखिए, निप्पॉन लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, जियो फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा इन्वेस्टमेंट और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये पूरे सेबी के कंसल्टेशन पेपर से फायदा उठाने वाले हैं। इनको मे बी की फायदा मिले, शॉर्ट टर्म में मिले, कुछ को मिड टर्म में मिलेगा। लेकिन जिनको थोड़ा सा भी फिलहाल के लिए जो थोड़ा प्रेशर या कंसर्न है उसमें बीएससी है, लेकिन बीएससी को थोड़ा सा नीचे आने पर हमें इसको पॉजिटिव साइड पर देखना है। दूसरा काउंटर एंजल वन, जिसको कि सपोर्ट पर देखना है, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकिंग है। ब्रोकिंग के लिए खबर पॉजिटिव भी है कि एफपीआई के नियम आसान हो रहे हैं, लेकिन दूसरा कि डिस्काउंट ब्रोकिंग के लिए दूसरी खबर ये हो जाएगी कि अगर वीकली एक्सपायरी बंद हो गई तो उनका बिजनेस थोड़ा सा रेवेन्यू साइड पर लॉस भी होगा। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दोनों काउंटर्स के बता दिए, बीएससी के और एंजल वन के। ठीक है प्रदीप भाई, समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा समय एक्सटेंड हो गया, लेकिन ये खबर थोड़ा बड़ी हो गई थी बात करने में। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया वीकेंड्स पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपको भी। एंड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, लाइक गोदावरी पावर, लाइक विंटेज कॉफीज, लाइक जितने भी और भी स्टॉक, कुछ स्टॉक, मॉस्चीप एंड अगेन एपोलो माइक्रो, ऐसे बहुत सारे कॉल हमने हमारे क्लाइंटों को भी दिया है एंड अलग अलग चैनल पे भी मैंने ओपनली बताया है। हमारे पास नहीं है, हमारे कंपनी के पास नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। आप एक बार स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से स्टडी कीजिए। और विवेक जी, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि सुनो सबका, करो खुद का। जितना ऐसा एटीट्यूड आप बनाते जाएंगे, आप लॉन्ग टर्म में मार्केट पे रहेंगे। And registration granted by SEBI and membership of BSE certification of NISM do not indicate any assurance return of in equity market. And बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको भी, एंड जितने भी ऑडियंस हमें इतना टाइम से सुन रहा है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।